हेलो गाइस, वेलकम टू एन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल एंड आज हम बात करने वाले हैं लार्जेस्ट डिक्लाइन इन आर्कटिक सी की। तो आर्कटिक सी के अंदर जो बर्फ़ है वो पिघल रही है, उसी के ऊपर ये आर्टिकल आया हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके GS3 के लिए, एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी के अंदर। इसको हम समझेंगे, साथ ही इसके साथ हम थोड़ा सा मैप एनालिसिस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही इस बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स जो अनअकैडमी के आर्टिकुलेट चैनल की हैं वो मिलती रहें। यू शुड ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल्स। तो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल्स को भी ज्वाइन करना चाहिए, जिससे कि आपकी यूपीएससी की तैयारी अच्छे से हो सके, क्योंकि आपको इसमें रेगुलर अपडेट्स मिल जाएंगे, PDF फाइल्स मिल जाएंगी और अन्य रिसोर्सेज जो भी आपके एग्जाम से संबंधित हैं वो सारे के सारे यहाँ पे डाल दिए जाते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो ये अनअकैडमी आर्टिकुलेट का टेलीग्राम चैनल है। इसके अलावा ये मेरा पर्सनल डिस्कशन ग्रुप है, स्टडी टाइम YT। आप इसे सर्च करेंगे तो टेलीग्राम पे आ जाएगा। इसके अंदर आपके कोई भी सवाल जवाब हो तो वो आपको सभी एड्रेस किए जाते हैं। एंड ये मेरा अनिकेत सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिसपे मेरी और जो अपडेट्स हैं वो आती रहती हैं। तो आपको इसको भी ज्वाइन कर लेना चाहिए। ऑफ कोर्स ये सब फ्री है। एंड आप अगर मेरा कोड यूज़ करते हो ANI7 तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 24 मंथ्स का प्लान है, जिसमें आपको 67% तक ऑफ मिल जाता है एंड 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा यूजिंग माई कोड। एंड अगर आप 12 मंथ्स का प्लान लेते हो तो आपको 54% डिस्काउंट मिलता है और ANI7 कोड यूज़ करके आपको 10% एक्स्ट्रा और डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा एक ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट हो रहा है 21 जून को, जिसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और अपनी सेल्फ असेसमेंट देख सकते हो कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं और आपको कितनी प्रिपरेशन की किस एरिया में ज़रूरत है। सो द लार्जेस्ट डिक्लाइन इन आर्कटिक सी आइस, GS3 का एनवायरनमेंट का पोर्शन आएगा। द नेशनल सेंटर ऑफ पोलर एंड ओशियानिक रिसर्च NCPOR हैज ऑब्जर्व्ड द लार्जेस्ट डिक्लाइन इन द आर्कटिक आइस इन द लास्ट 41 ईयर्स। तो पिछले 40 सालों में लार्जेस्ट डिक्लाइन हुआ है हमारे आर्कटिक सर्कल यानी कि नॉर्थ पोल के अंदर जो बर्फ है उसका। द डिक्लाइन इन द आर्कटिक सी इज ड्यू टू हाई ग्लोबल वार्मिंग। तो जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, उसके कारण से जो आइस है वो पिघल रही है और जो एयर है वहाँ पे, ह्यूमिडिटी वहाँ पे बढ़ रही है, प्लस जो इवेपोरेशन है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो अल्टीमेटली जितना भी आइस है वो पिघल के पानी बन रहा है। सो इट लीड्स टू द लोकलाइज इंक्रीज इन इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन बढ़ रही है यानी कि जो पानी है वो सूख के भाप बन रहा है। ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रही है, तो जब भाप बनेगा तो वाटर वेपर्स इंक्रीज होंगे तो ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी। उसके बाद क्लाउड कवर, जब आपके पास ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, पानी की मात्रा ज़्यादा होगी हवा में, तो उससे कंडेंसेशन होगा और क्लाउड्स बनेंगे। और उसके बाद अल्टीमेटली जब क्लाउड्स भारी हो जाएंगे तो रेनफॉल होगी, जिसको हमने बेसिक ज्योग्राफी में कवर किया था। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट हमारे लिए कर रही हैं, प्लस इससे जो आइस है उसका लेवल डिक्रीज हो रहा है। फिर सी आइस क्या होता है? So sea ice arises as sea water freezes because the ice is less dense than water. It floats on the ocean surface. तो हमें पता है कि जो ओशन का पानी होता है वो खारा पानी होता है। तो ये ओशन वाटर है और ये इसके अंदर सॉल्ट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। हमने देखा भी था जो डेड सी है इजराइल के अंदर, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा है। उसके अंदर तो इंसान भी तैरता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट है तो उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। सो सॉल्ट ज़्यादा है यानी कि अगर ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो बीच में ये ग्रीन ग्रीन सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स हो गए। तो इसका मतलब एक एरिया के अंदर क्या होगी, डेंसिटी बहुत इंक्रीज होगी। सो डेंसिटी ऑफ सी वाटर इंक्रीजेस। आइस की डेंसिटी क्या है? आइस की डेंसिटी कम है, ये आइस होगी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस है तो इसकी क्या है, डेंसिटी कम है। तो जिस चीज़ की डेंसिटी कम होगी वो ऊपर तैरने लगेगी। तो इसीलिए डेड सी के अंदर तो लगभग हर चीज़ ही तैरने लगती है ऊपर, क्योंकि उसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि उसके आसपास की और कोई भी वस्तु ऐसी नहीं होती, इवन ह्यूमन बॉडी भी इतनी नहीं होती कि वो डूब सके, वो भी ऊपर तैरने लगती है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि सी आइस जो है वो इसलिए बन रही है क्योंकि ओशन सरफेस के ऊपर जो बर्फ है वो तैरने लगती है। द सी आइस कवर्स अबाउट 7% ऑफ द अर्थ सरफेस एंड अबाउट 12% ऑफ वर्ल्ड ओशन। तो अर्थ के सर्फेस का 7% सी आइस के रूप में है और 12% जो है वो वर्ल्ड के ओशन भी सी आइस के रूप में है। In the last 40 years, from 1979 to 2018, the sea ice has been declining at 4.7% per decade. यानी कि 4.7% पर डिकेड का आप कह सकते हो कि जो सी आइस है उसमें गिरावट देखने को मिली है। इसका मतलब सी आइस बार बार पिघल रही है। While the current declining rate was found to be 13% in July 2019.
और जुलाई 2019 के अनुसार जो हमने डाटा एनालाइज किया था उसके अनुसार 13% अब डिक्लाइन रेट हो चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा है. Thus, it has been noted that the volume of ice formation during the winter is unable to keep pace with the volume of ice lost during the summers. तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जितनी आइस पिघल रही है समर्स में और वाटर बन रही है या इवेपोरेट हो रही है, विंटर्स के टाइम पे उतनी फॉर्मेशन नहीं हो पाती. तो अल्टीमेटली धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आइस की जो टोटल मात्रा है वो कम होती जा रही है. अगर आइस की टोटल मात्रा कम होती जाएगी तो अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा कि आइस सारी खत्म हो जाएगी और हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, फ्रेश वाटर हमें नहीं मिलेगा. Additionally, it has been predicted that if the trend continues, there will be no ice left in the Arctic Sea by 2050. तो जैसा मैंने आपको बताया कि आर्कटिक सी के अंदर 2050 तक सारी बर्फ पिघल जाएगी अगर इस लिहाज से सब कुछ चलता रहा तो. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. The decrease of the Arctic ice area and the increase in the duration of summers and autumn seasons affected local weather and climate over the Arctic Ocean and its marginal seas. तो अगेन इसका एक रीजन और भी बताया जा रहा है, वो है अगेन क्लाइमेट चेंज. तो क्लाइमेट चेंज से क्या होता है, क्लाइमेट चेंज से जो आपका ओवरऑल टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, उससे आपके समर्स जो हैं उसकी ड्यूरेशन बढ़ रही है, ऑटम्स की भी ड्यूरेशन बढ़ रही है. तो अल्टीमेटली जो ड्यूरेशन ऑफ सीजन्स है वो चेंज हो रही है, उससे लोकल वेदर और लोकल क्लाइमेट पे भी असर पड़ रहा है. Being a sensitive indicator of climate change, the loss of ice cover in Arctic Sea may affect other components of the climate system such as reduction of heat, water vapors and other marginal exchange between the atmosphere and the sea. तो इसका मतलब ये है कि आर्कटिक सी से ऐसा नहीं है कि बाकी कॉन्टिनेंट्स पे या बाकी वर्ल्ड के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा और किसी तरह की रिडक्शन ऑफ हीट या वाटर वेपर्स में चेंज, इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं. The northern hemisphere experienced record high temperature rise, especially during the springs and summer months. तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है हमारा, यानी कि इक्वेटर के ऊपर वाला एरिया जितना भी है, इस एरिया के अंदर जो आपके समर्स हैं और स्प्रिंग्स हैं वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होने लगा है एज कम्पेयर टू देयर अर्लियर टेम्परेचर्स. इसका मतलब अगेन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग. अब थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन देख लेते हैं कि ये जो नेशनल सेंटर ऑफ पोलर ओशन एंड रिसर्च क्या है, वो क्या चीज़ है. So NCPOR was established as an autonomous research and development institution by the Ministry of Earth Sciences in 1998. तो इसे गोवा में लोकेट किया गया है, गोवा में इसका ऑफिस है और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर ये आता है. ये इंपॉर्टेंट है और ये ऑटोनॉमस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है. ऑटोनॉमस का मतलब जिसके अंदर कोई गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती, प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल लेवल पे पर प्रैक्टिकली होता है. तो ये आपको याद रखना है, इट इज़ लोकेटेड इन गोवा. ये आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है. Earlier it was known as National Center for Antarctic and Ocean Research. NCPOR in India is a premier R&D institution responsible for countries' research activities in the polar and southern ocean realms. तो जितना भी southern ocean है यानी कि अंटार्कटिका के पास जितना भी ocean है और जो polar areas हैं यानी कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल, वहाँ पे जितनी भी रिसर्च होती है वो सारी की सारी NCPOR करता है. It is a nodal agency for planning, promotion, coordination, execution and entire gamut of polar and southern ocean scientific research in the country as well as associated logistics activities. तो जितना भी आपका रिसर्च से रिलेटेड काम है, कोई कोऑर्डिनेशन है, कोई प्लानिंग है या कोई भी और चीज़ है जो कि आपने पोलर एरियाज में करनी है या सदर्न ओशन में करनी है, अंटार्कटिका एरिया में करनी है, वो सारी की सारी इन्हीं के थ्रू होती है. तो आपको ये भी याद रखना है, आपको प्रीलिम में पूछा जा सकता है कि इसका नाम पहले कुछ और था. तो इसका पहले नाम ही ये था कि नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च. तो अंटार्कटिक पे फोकस होता था इसका. तो वे फॉरवर्ड की बात करें तो वे फॉरवर्ड में हम क्या कुछ कर सकते हैं जिससे इस चीज़ को रोका जा सके. तो जो सी आइस लॉस है वो अपने आप में बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है पूरी अर्थ के लिए. तो ऑफकोर्स हमें ग्लोबल वार्मिंग को कट करना चाहिए, CO2 एमिशंस को डिक्रीज करना चाहिए और हमें अगेन वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली सारी बातें जो है वो यहाँ पे रिपीट करनी है. Maintaining the balance between anthropological activities यानी कि human activities and carrying capacity of the environment is one of the foremost steps that can be taken at this point of time. यानी कि जो human activities हैं, human actions हैं, वो equate होने चाहिए environment के rejuvenation से. सो एनवायरनमेंट अपने आप को जितनी जल्दी रीजनरेट कर सकता है उतना ही हम उसे डिस्ट्रॉय करें. अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि एनवायरनमेंट में रीजनरेशन में टाइम लेती है तो हम उस चीज़ को कंट्रोल करें, हम अपनी ग्रीड को कंट्रोल करें. तो ये हम निष्कर्ष इससे निकाल सकते हैं. मैप के अंदर देखते हैं, आर्कटिक ओशन आ गया आपका, ये नॉर्थ पोल वाला एरिया है और यहाँ पे बहुत सारी बर्फ जो है वो जमी रहती है. तो ये सारा आप कह सकते हो फ्रोजन एरिया है, रादर इतना भी आप कह सकते हो ये पूरा ही फ्रोजन कई बार हो जाता है सर्दियों में.
सो अब हमें देखना है कि कौन से कंट्रीज़ हैं जहाँ से ये आर्कटिक सर्कल की जो लाइन है वो पास होती है और बेसिकली आर्कटिक ओशन को टच करते हैं। सो सबसे बड़ा तो आपको दिख ही रहा है, रशिया है। उसके बाद ये अलास्का है। अलास्का हम सबको पता है कि रशिया ने अमेरिका को बेच दिया था। सो ये आपका हो गया यूएसए। उसके बाद आपका कनाडा हो गया। कनाडा का जितना भी नॉर्दर्न वाला पार्ट है, ये आप देख सकते हो नॉर्दर्न कनाडा, ये सारा का सारा इसके साथ टच होता है। उसके बाद ये ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड किसके अंदर आता है? डेनमार्क के अंदर। सो ये भी आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएंगे आपके जो तीन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। तो आपका यहाँ पे फिनलैंड है, स्वीडन है और नॉर्वे है। NSW से आप याद रख सकते हो, ये NS और W। सो सॉरी F, NS और F। तो ये आपका फिनलैंड हो गया, ये आपका स्वीडन हो गया, ये आपका नॉर्वे हो गया। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो इस एरिया को बॉर्डर करते हैं। और यहाँ पे आपका आप देख सकते हो कि अलास्का के साथ थोड़ा सा ही बॉर्डर रह जाता है, मतलब यूएसए और रशिया यहाँ पे मीट कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एरिया है। इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? बियरिंग स्टेट। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इन दोनों के बीच में कौन सी स्टेट बनती है, तो ये बियरिंग स्टेट है। ये आपको याद रखने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक अलॉन्ग विद मैप एनालिसिस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि आप अपने फेवरेट टीचर से सीख सकते हैं। तो इसके अंदर कोई टीचर्स के ऊपर बंदिश नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं और आपको वहाँ पे पॉलिटी पढ़ाने वाले सर जो हैं वो अच्छे लगते हैं और उनका पॉलिटी आपको समझ में भी आता है। लेकिन हो सकता है इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री या कोई और सब्जेक्ट है जो आपको नहीं समझ में आता, या आप उन टीचर से नहीं समझना चाहते, किसी और टीचर से पढ़ना चाहते हैं। तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है, कहीं और जाना पड़ता है। लेकिन अनअकैडमी प्लस में ऐसा नहीं है। आपको जिस भी टीचर से जो सब्जेक्ट समझ में आता है आप उससे वो पढ़ सकते हैं। तो आपने ए टीचर से सपोज कीजिए पॉलिटी पढ़ा, आपको अच्छा लगा, लेकिन ए टीचर का ज्योग्राफी आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप किसी और बी टीचर के पास जाकर भी उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं और उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितनी मर्जी बार टीचर्स को स्विच कर सकते हैं। अपने हिसाब से जो आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टीचर्स लगता है, आप उनके जो लेक्चर्स हैं वो देख सकते हैं और अपना सिलेबस घर बैठे बैठे आराम से पूरा कर सकते हैं। सेकंड, यहाँ पे आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं। तो यानी कि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो टू द पॉइंट बिल्कुल साथ के साथ ही निपटारा कर दिया जाता है। तो निप इन द बड हो जाता है, ताकि कोई भी डाउट ऐसा ना हो जो लिंगर ऑन करता रहे और बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, रिवीजन के टाइम पे आपको प्रॉब्लम आए। तो आपके सारे डाउट्स को स्पेसिफिक सेशंस के अंदर कंप्लीटली कवर कर दिया जाता है। अगेन, जो बहुत बार आपकी ऑफलाइन क्लासेस हैं उसमें ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपका क्लियरिंग डाउट सेशन चलता रहेगा, आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर होते रहेंगे। उसके बाद आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर मल्टीपल जो कोर्सेज हैं वो मिल जाते हैं और आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है पूरी अनअकैडमी लाइब्रेरी का। तो सपोज कीजिए आप पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं एंड आईएएस की भी तैयारी कर रहे हैं। अब आईएएस के बीच में आपके यूपी पीसीएस का एग्जाम निकल आता है, तो उस टाइम पे आपको यूपी पीसीएस के लिए कोई स्पेसिफिक कोर्सेज देखने हैं, स्पेसिफिक लेक्चर्स देखने हैं, तो आप वो भी इसी सब्सक्रिप्शन के अंदर देख सकते हैं। तो एक ही सब्सक्रिप्शन आपको अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी बेसिकली करा रही है। तो एक ही सब्सक्रिप्शन से आपको बहुत कुछ मिल जाता है। तो अगेन, अगर आप अच्छे से इसका फ़ायदा उठाएं तो आप मल्टीपल एग्जाम्स भी क्रैक कर सकते हैं और जो आपकी बेस्ट जो आपको जॉब लगती है आप उसको रख सकते हैं। तो एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको बिना डबल पैसे खर्च किए आपकी अच्छे से सारी तैयारी हो जाती है। एंड अगेन, घर बैठे बैठे, क्योंकि घर बैठे बैठे एक बहुत बड़ा कंफर्ट है और आपके बहुत सारे पैसे बचते हैं। क्योंकि आप देखिए, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं तो आपका एक तो आने जाने का खर्चा लगता है उसमें, उसके बाद कई बार पार्किंग फीस लगती है, उसके बाद अगर आप किसी दूर अपने आप गांव में रहते हैं या आपके शहर के आसपास कोई कोचिंग नहीं है तो आपको जाके रहना पड़ता है, उसमें आपका मंथली एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ जाता है। आपका खाने का, रहने का और अन्य चीज़ों का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो सारे के सारे आपके खर्चे इसमें दूर हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे रियल टाइम इंटरेक्शन है टीचर्स के साथ। तो ऐसा नहीं है कि वीडियोस चल रही हैं तो आप टीचर से बातचीत नहीं कर सकते या उनसे जुड़ नहीं सकते, बल्कि यहाँ पे आपका जो कनेक्ट है वो अच्छे से होता है। आप लाइव चैट के अंदर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, टीचर साथ के साथ आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आप पर्सनलाइज डाउट सेशंस ले सकते हैं जिसके अंदर आप टीचर से बात कर सकते हैं। तो टीचर्स के साथ आपका इंटरेक्शन जो है वो पूरा अच्छे से रहेगा, जैसे कि आपका ऑफलाइन क्लासेस में रहता है। तो आप इस चीज़ को तो बिल्कुल मन से निकाल दीजिए कि टीचर्स के साथ इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है या डाउट्स जो है वो बच जा रहे हैं, डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे। इसके अलावा आपको यहाँ पे अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो एग्जाम से पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने कितने टेस्ट किए, क्योंकि जितने टेस्ट किए और स्पेशली जो हम टेस्ट में गलत करते हैं चीज़ें वो हमें ज़रूर याद रह जाती हैं।
तो इसलिए टेस्ट के अंदर की जो गलतियां हैं वो आपकी बार बार रिवाइज होंगी, तो आपको अलग से टेस्ट सीरीज के लिए कोई पेमेंट नहीं करना। इसके अंदर आपके अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज रहेंगी जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा हर क्लास के आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, एंड पीडीएफ भी आपको दोनों तरह से मिलेंगे, एनोटेटेड और बिना एनोटेटेड। तो अगर प्लेन सपोज कीजिए आपने कोई एमसीक्यू का कोर्स लगाया और उसके अंदर आपने प्लेन पीडीएफ फाइल ले ली, तो आप बाद में उसको खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपको कितने क्वेश्चंस याद हो गए, एंड बाद में आप उसे अनएनोटेटेड जो एनोटेटेड है जिसमें टीचर्स ने आपको आंसर्स और रीजंस वहां कराए हैं उसके साथ मैच करके देख सकते हो कि आपकी रीजनिंग कितनी करेक्ट थी। तो इस तरीके से आपकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। प्लस आपको जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं उनके भी हर एक चैप्टर के हर एक वीडियो के पीडीएफ नोट्स दिए जाते हैं। इसके अलावा आपका फुल सिलेबस कवरेज होता है। बहुत बार बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो अधूरा रह गया, सर ने एनसीईआरटीज नहीं कराई या कुछ नहीं कराया। कुछ ना कुछ किसी ना किसी कोचिंग पे कुछ रह जाता है, तो बहुत सारी कोचिंग्स जो है वो कंप्लीट भी करा देती हैं, लेकिन कुछ बच्चों का रह जाता है। लेकिन अनअकैडमी पे आपको पूरा पाठ्यक्रम कराया जाएगा, पूरा सिलेबस आपका कवर किया जाएगा। एंड इसके अंदर एक और एडवांटेज है, वो ये है कि अगर आपको लगता है किसी टीचर ने कोई टॉपिक मिस कर दिया या कोई टॉपिक आपको ठीक से समझ नहीं आया, तो आप वो स्विच करके दूसरे टीचर का सेम टॉपिक सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। उसके अंदर भी आपको कोई रोक नहीं है, कोई आपके एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। एंड लास्टली आप सभी वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो और ऑफलाइन भी देख सकते हो। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि किसी रिमोट एरिया में रहते हैं या फिर किसी भी रीजन से वहाँ पे इंटरनेट की रिसेप्शन अच्छी नहीं आती। जैसे सपोज करो अभी साइक्लोन वगैरह आ गया था, तो इंटरनेट रिसेप्शन जो थी बहुत सारे एरियाज़ में इंडिया में, वो कोस्टल एरियाज़ की तरफ वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी। उस केस में अगर आपने सब कुछ डाउनलोड करके रखा हुआ है तो आपका सिलेबस, आपकी पढ़ाई नहीं रुकती और आप साथ के साथ उन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो, उन चीज़ों को देख सकते हो, और आपका जो पढ़ाई का नुकसान है वो कहीं ना कहीं अवॉइड हो जाता है। प्लस आपका डाटा भी बचता है। तो अगेन क्योंकि आप बार बार अगर चलाओगे तो आपका डाटा यूज़ होगा, तो उस केस के अंदर आप एक बार ऑफलाइन सेव करके रख लोगे तो उसे जितनी मर्जी बात आप रिपीट पे चला सकते हो और ऑफलाइन सारी की सारी वीडियोज़ को देख सकते हो। तो ये अगेन एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस मैंने बताया आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए अनअकैडमी प्लस। अगर आपको लगता है कि अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन अच्छा है, आप हमारी वीडियोस देखते हो, हमारी क्वालिटी देखते हो, तो आप ज्वाइन करेंगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा यूजिंग द कोड ANI7। तो इस कोड से आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपका जो नेट अमाउंट है वो काफ़ी कम आ जाता है। और मैंने आपको शुरू में भी जैसा बताया था, अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन इकट्ठे ले लेते हो तो आपको 75% तक डिस्काउंट मिल रहा है और प्लस 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है यूजिंग द कोड ANI7। तो अगेन ये बहुत अच्छी डील है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।